Hi, I'm Anju Grover एंड एनजीओ न्यूज वर्ल्ड के इस एक्टिविस्ट क्वेस्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं जो एक अलग तरह के सोशल कॉज के लिए जिन्होंने काम किया है और वो करती आ रही है, बहुत सालों से कर रही है। और उनका इस तरफ झुकाव, इस पर्टिकुलर कॉज की तरफ झुकाव का एक बहुत यूनिक रीजन था, और वो रीजन था कि उनके घर में ही वो प्रॉब्लम थी। रेखा जिघन जी जो ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम करती हैं और जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि रेखा जी जिस चीज को अपने हाथ में ले लेती हैं उसको पूरे कन्विक्शन के साथ काम करती है। इनकी जर्नी कैसी रही और किस तरह के चैलेंजेस इन्होंने पहले फेस किए, घर में, परिवार में या सोसाइटी में, फ्रेंड्स से अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई, किस तरह की चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कैसे उनको फेस किया और अपनी उन्होंने जो रास्ता उन्होंने चुना था उसकी तरफ वो लगातार बढ़ती चली गई। लेट मी इनवाइट रेखा जिघन जी। ये दिल्ली से हैं और दिल्ली के द्वारका में ये ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाती हैं और आज तक हजारों लोगों को मदद की है। कहते हैं कि अगर आपने एक परिवार की मदद कर दी तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये और रेखा जी की लिस्ट में केवल एक जन नहीं है, बहुत सारे लोग। नमस्कार अंजू जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ रेखा जी। आपने समय निकाला हमारे एक्टिविस्ट क्वेस्ट प्रोग्राम के लिए, और जब आपसे बातचीत हुई तो बहुत मतलब लगा कि ऐसी भी सिचुएशंस किसी के साथ आ सकती हैं, और लेकिन अगर कोई डिटरमिन्ड है उस चीज को फेस करके आगे बढ़ने में, और उसमें वो अचीवमेंट भी हासिल होती है, और उसका आप एक जीता जागता सबूत है। आपकी कैसे जर्नी शुरू हुई? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आपने ये ड्रग एडिक्शन सेंटर और लोगों को रिहैब करने का आपको आइडिया कहाँ से आया? अंजू जी, सच कहूँ तो ये बात बड़ी अजीब सी है कि मैं सफर थी और मेरे घर में खुद मैं एडिक्शन से झेल रही थी, और मेरे हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर थे, और ऐसे होने के बावजूद भी वो कैसे ना कैसे एडिक्शन में पड़ गए 85 86। और तब किसी को ये मालूम ही नहीं था कि ड्रग्स क्या चीज होती है और क्या ये सब होता है। ही इज ए स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्समैन थे। एथलेटिक्स में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। एफसीआई में एज ए स्पोर्ट्समैन उनकी वो थी, पोस्ट थी। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम हमें किसी को ये सब नहीं मालूम था कि व्हाट इज एडिक्शन एंड व्हाट इज ड्रग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, 86 के बाद उन्होंने नहीं किया, 90 ऑनवर्ड्स उन्होंने एक्टिव एडिक्शन में रहे। और मैं आपको क्या बताऊं कि किसी के घर में अगर नरक देखना हो ना, किसी एडिक्ट के घर चले जाइए, क्योंकि जो फाइनेंशियली मेंटल ट्रॉमा होता है ना, दैट इज वो सफर करती है फैमिली। क्योंकि नशे वाला जो है वो नशे के पीछे पागल है और फैमिली उसके पीछे। और इट इज अ सोशल स्टिग्मा कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू एनीवन कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। और आप किसी को कहेंगे तो लोग आपको ज्ञान देने लगेंगे, बात करने लगेंगे, लेकिन आपका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है और ये फैमिली डिजीज है। इसे सभी अफेक्ट करते हैं, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड 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 है तो वाइफ, बच्चे। एंड इट इज, जैसे कहा जाए ना कि असहनीय होती है ये बीमारी। और ये देखो, आप मान के चलो कि मैंने 10 साल ये पीड़ा को सहा। 10 साल बाद 99 में जाके मुझे एक कहने का छोटा सा मैसेज मिला। मेरे को भी नहीं मिला, मेरे हस्बैंड को मिला। एंड ही उन्होंने मेरे को कहा कि अन्य का मैसेज है और ऐसे ऐसे ड्रग्स की मीटिंग्स होती हैं। तो मुझे लगा, क्योंकि इतना झूठ फरेब, इतना जो नरक सहते सहते, लगा था कि इस पे विश्वास करना बेकार है। लेकिन फिर भी एक ये कह लो कि एक नई चीज थी तो हम चली गई। और 99 ऑनवर्ड जो मैं अन्य की मीटिंग में गई, नारकोटिक्स एनोनिमस की,
वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। बदल क्या गई, जो एडिक्ट था, एडिक्ट ने भी सोचा कि मैं अपना इलाज करवा लूं। सबसे पहले तो हस्बैंड मानते ही नहीं थे कि मैं एडिक्ट हूँ। वो कहते थे कि मैं तो थोड़ा बहुत लेता हूँ और मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन हमें पता था कितनी प्रॉब्लम है। वो वहां से उनका माइंड डाइवर्ट हुआ और उसके साथ साथ हमारी फैमिली का भी जो था, कहना चाहिए कि वाइस वर्सा, थोड़े अच्छे दिन शुरू हो गए। तो एक एडिक्ट का जो अपने आप में मानना कि भाई मैं नशेबाज हुई नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो परेशानी हो। लेकिन फैमिली जो सफर करती है ना, मैं अंजू जी उसका आप कोई भी एक नशेबाज की फैमिली या अल्कोहलिक या जो भी नशा करते हैं उन्हीं की फैमिली समझ सकती है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। जब इन्होंने शुरू किया कि भाई मैं इलाज दूंगा रिहैब में, जब मैंने इनको रिहैब में डाला, देन आई गॉट टू नो कि देयर इज अ वे टू कम आउट ऑफ इट, है ना, कि नशे नशे की जिंदगी से भी बाहर निकल सकते हैं। और उससे पहले तो ह्यूमिलेशन, मतलब आप ये सोचो कि आपकी फैमिली में सिंपैथी तो छोड़ो, एम्पैथी भी किसी को नहीं होती आपके साथ अगर आपका हस्बैंड नशेबाज है। फिर मैंने जब से इनको इलाज कराया, इनका इलाज कराने के बाद में फिर मैंने पीछे मुड़ के ही देखा। फिर मुझे लगा कि अगर ये रास्ता है तो मैं औरों के लिए भी काम करूंगी। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो सफर कर रही हैं, मेरे जैसी महिलाएं। वो वाला हिसाब था कि भाई कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन बेइज्जती, ह्यूमिलेशन, नेगेटिविटी और बच्चों की जिंदगी जो थी एक नशेबाज के आगे पीछे घूमती है, तो उनके लिए मैंने काम करना शुरू किया। तो ये सोच के नहीं किया था कि कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा या मैंने कोई सोशल वर्क कर रही हूँ, मुझे ये नहीं लगा था। उस टाइम सिर्फ मैंने किया था कि अगर 2-4 की जिंदगी भी बच गई तो मैं ये काम कर पाई तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन धीरे धीरे लोग मिलते गए, बात बढ़ती गई और मेरा दायरा बहुत बढ़ गया। और आज की डेट में मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि शायद हो सकता है कि अगर मैं ये दुख ना सहती और ये काम शुरू ना करती तो बहुत सारे लोग जो थे इस इलाज से, इस मुहिम से जो थे वंचित रह जाते। तो मैं ये भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन लोगों के मैं काम आ सकी, जिन लोगों की मैं मदद कर सकी, उन लोगों के लिए मैं एक जिसे कहते हैं ना माइलस्टोन बन सकी। तो मेरे लिए ये बहुत फक्र की बात है कि भाई मैं उन लोगों का साथ देके और उनको इस चीज से, इस दलदल से छुटकारा दिलवा सके। रेखा जी, आपने ये जो संस्था बनाई और जब आपने सोचा कि मुझे ये करना है काम, तो आपके आपको सहयोग घर वालों से मिला, फैमिली फ्रेंड्स से या आपके नेबर्स, इस तरह के कोई चैलेंजेस आपको मिले या ये फैमिली ने शुरू से ही आपको सपोर्ट किया कि आपको ये इस कॉज के लिए काम करना है? नशेबाज के साथ में कोई नहीं होता और ना उसका कोई सपोर्ट करता। आप मान के चलिए ये जो लोग मैंने जब ये संस्था शुरू करी ऐसे नहीं करी थी। पहले तो 3-4 साल मैंने वॉलंटरी जो था अपने आप फील्ड में रह के काम किया और लोगों के घर जा के मैं बोलते जहाँ भी मुझे पता लगता था कि प्रॉब्लम है, मतलब जहाँ पर अल्कोहलिक की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो आई यूज टू गो देयर। मैं उनके घर जाती थी, बात करती थी, तो कई बार गालियां खा के आती थी। लेकिन क्या था, धीरे 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 जब मैंने 2006 में अपनी संस्था शुरू करी, तो जितने भी पुराने लोग थे जो रिलैप्स मेंबर थे या जो लोग मुझे जानने लगे थे, वो लोग मेरे साथ खड़े हो गए। बाकी आप कहो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला। बच्चे उस टाइम मेरे बिल्कुल मतलब छोटे भी नहीं थे, टीनेजर्स थे, तो बच्चों का सपोर्ट था, हस्बैंड का था। हस्बैंड का सपोर्ट जब वो ठीक हो गए तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हम दोनों मिलके ये मुहिम शुरू करी थी। मैं फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती क्योंकि फैमिली को ये होता ही नहीं। फैमिली जो आपसे दूर भागती है। आपको मैं बताऊं, जब ये यूजिंग में थे और मतलब मेरे हस्बैंड मेरा एडिक्ट, तो उसमें तक फैमिली को ये लगता था कि शायद मेरी वजह से वो नशा करता है। आधे से ज्यादा फैमिली में इट इज अ सोशल स्टिग्मा कि व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, तो वो ये सोचते हैं कि जी फैमिली का भी इसमें, इसकी वाइफ का हाथ होगा, बच्चों का हाथ होगा, या कोई उनको लगता था कि शायद कोई मदद मांगना मांग ले। आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। मेरे फादर भी उस टाइम जिंदा थे। मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी लॉज भी बहुत सारी अच्छी फैमिली है और सब पढ़े, पर कोई सपोर्टिव नहीं था। सबको ये लगता था कि इनको इनकी मदद करना ही बेकार है। करना तो दूर, वो कहते थे करना भी बेकार है।
क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात उस टाइम ज़रा लगता था, और फिर मेरे को ये लगता था मेरी अनक वाली बात थी कि मैंने कभी किसी से मदद माँगी भी नहीं। जब आपने ये सोचा कि हस्बैंड क्योर हुए हैं, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड लिविंग ए नॉर्मल लाइफ, जैसे एक आम इंसान रहता है, उसने आपको एक रे ऑफ होप दी कि जब मेरे साथ हो सकता है तो और लोगों के साथ भी हो सकता है। और जब आपने इस तरह का काम करना शुरू किया, तो जो लोग आपके साथ आए वो तो जुड़े, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े उन्होंने उनका कैसे रिएक्शन होता था? अंजू जी, ये बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि हस्बैंड का इलाज करने के बाद में वो क्योर हुए, 2 साल बाद फिर वो रिलैप्स हो गए। और वो क्या था, वो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक थी। और जब उनके रिलैप्सेस होते थे और मैंने जब ये काम शुरू किया, तो और भी ज़्यादा मुश्किल था कि तुम ये काम कर रही हो और तुम्हारा हस्बैंड जो है नशे से, मतलब नशे में जूझ रहा है। तो ये एक बहुत विडंबना थी मेरे साथ में। और समझाना से लोगों को बहुत मुश्किल था। लोगों को लगता था जब ये अपना ही घर नहीं सुधार पाई तो ये बाहर क्या करेगी। लेकिन आई वाज़ वेरी डिटरमिन्ड। मैंने भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। और हस्बैंड तो क्योर हुए ही, लेकिन क्या था कि आप जब आपकी गाड़ी डूब रही होती है ना, कोई साथ देने नहीं आता, है ना? लेकिन क्या है कि जब जैसे-जैसे टाइम बीतता गया और हस्बैंड ठीक हुए, दोनों बच्चे मेरे जो थे मतलब टीनेजर्स थे, दोनों को सेटल करना था, दोनों की पढ़ाई थी। और धीरे-धीरे जब उन सब की ज़िम्मेदारियों के साथ में जूझना शुरू किया, तो कोई भी उस टाइम क्या था कि एक उम्मीद की किरण नहीं थी। और हस्बैंड का ये था कि अब जो मतलब हेल्पिंग सपोर्टिव नहीं थे वो। जब उनका रिलैप्स होता था तो वो जो थे बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। तो ये उस टाइम चलाना बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन क्या था, एक हिम्मत थी कि नहीं, है ना, टाइम विल कम और सुधरेंगे। और मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मैं उस टाइम भी काम करती रही। 2006 ऑनवर्ड्स मैंने काम किया, मेरे संस्था को 18 साल हो गए। लेकिन ये अब आज की डेट में तो लगता है कि थोड़ी सैटिस्फैक्शन क्या है कि आज की डेट में मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ की ज़िंदगी बचाई तो मुझे, मेरे लिए एक ये प्लस पॉइंट है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया या कुछ कर दिया, सिर्फ़ एक ये था कि कन्वे द मैसेज, है ना? आपने अगर कन्वे किया और वो आपके कहने से या आपकी मदद से वो ठीक हो गया, तो आप ये देखो उसका परिवार बच जाता है ना? बहुत सारे लोग हैं, देयर इज़ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल जो आज की डेट में एप्रिशिएट करते हैं। आपको एप्रिशिएशन अब मिलता है ना, लेकिन उस टाइम क्या था कि ह्यूमिलिएशन, नेगेटिविटी, आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलना, और फिर बीइंग अ लेडी, ड्रग्स एडिक्ट्स के बीच में रहना, अल्कोहलिक्स के बीच में रहना, आपको पता है उनके व्यवहार कितने गंदे होते हैं, उनकी लैंग्वेज बेकार होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इवन देन आप देखो कि मैंने ये फील्ड नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे लगता था कि इस फील्ड में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, जो कि उनके साथ में सिंपैथी रखते हों या उनकी फैमिलीज़ के साथ में सपोर्टिव रहते हों। तो ये एक बड़ी अंदर से चीज़ थी कि इट वाज़ वेरी पेनफुल एंड पेनफुल एट दैट टाइम। मतलब इतना पेन होता था कि भई सामने वाला व्यक्ति, आज की डेट में भी मेरे पास कोई फैमिली आती है या उसकी फैमिली, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं कि जब आई वाज़ द सफरर और मैं सामने बैठी होती थी और काउंसलर या जहाँ भी मैं अपने हस्बैंड के लिए गिड़गिड़ाती थी। ये भी एक हकीकत है कि आज की डेट में कि नशा छूटा तो सिर्फ हमारे अन्य में और रिहैब में ही छूटा। किसी मौलवी ने, किसी ने कौन सा मंदिर और कौन से गुरुद्वारे और कौन सी चीज़ मैंने नहीं की, सब कुछ किया। आज लोग कहते हैं भूत प्रेत आ गए, ये आ गए, मंदिर में जाओ, फलाना जाओ। और मैं मानती हूँ इस बात को कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है और आप गट लेवल से काम करते हैं, तभी ऊपर वाले की प्रभु सुनता है और आपकी मदद मिलती है। आपको इतने साल हो गए हैं ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम करते हुए, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू वर्क विद ड्रग एडिक्ट एंड आल्सो विद द फैमिलीज? ड्रग एडिक्ट के साथ में भी काम करना तो मुश्किल है ही, क्योंकि कैरेक्टर डिफेक्ट्स बहुत होते हैं। गाली देना, खाली बैठना, निकम्मापन, फिर रौब मारना, एग्रेसिवनेस, ये तो सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते ही हैं।
और उनकी फैमिलीज के क्या होता है कि फैमिलीज जब मैं लेकर आती हूँ ना उनको, तो फैमिलीज ना ऐसे पैर से मार के दे देती हैं, मैडम ले जाओ नशे में पड़ा है, ले जाओ। लेकिन क्या होता है कि 15 दिन बाद ही उनका जैसे ही उसको थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है, तो उसके बाद में फैमिलीज जो है ना बड़ी उसको सपोर्टिव हो जाती हैं, क्या खाएगा क्या करेगा। एक्चुअली क्या है ना, फैमिली ये सोशल स्टिग्मा, नशा मुक्ति के लोग ये सोचते हैं कि हर किसी को पता ना लगे। इट इज अ सोशल स्टिग्मा, व्हाट द पीपल विल से। अरे पीपल विल कुछ भी नहीं कहेंगे लोग, जब तुम्हारा लड़का शराब पी के वहां नालियों में पड़ा होता है, या वो लड़ रहा होता है, या वो तुम्हारे बर्तन तोड़ रहा होता है, या तुम्हारा सर फोड़ रहा होता है, तब भी तो लोग सुनते हैं। लेकिन क्या है कि नशा मुक्ति के नाम से लोग ऐसे डरते हैं कि व्हाट द पीपल विल से। अरे पीपल वहां पर कम से कम हम लोग का कोई काम नहीं है, हम लोग नशा कोई हमारे पास मंत्र नहीं है, कोई हमारे पास, हम लोग सिर्फ उसकी ब्रेक द साइकिल। जो भी नशा कर रहा है रेगुलर वो बाहर नहीं छोड़ पाता, लेकिन हमारे पास जब आता है तो हम उसकी क्या करते हैं, सिर्फ जो उसकी 24 आवर्स की साइकिल है ना नशे की, कि ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ड्रग्स और विदाउट अल्कोहल, हम उसकी साइकिल को ब्रेक करते हैं। जब हमारे पास आता है तो उसको नशा नहीं मिलता, और जैसे ही नशा नहीं मिलता उसकी जो फिजिकल क्रेविंग होती है, मेंटल क्रेविंग होती है, उसके लिए हम मेडिकेशन देते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, जब फैमिली को पता लगती है, एक्चुअली फैमिली भी अवेयर नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयर लोग क्या है कि जब तक डॉक्टर ये ना कह दे ना कि इसका लीवर खराब है, या वो बिल्कुल तोड़ फोड़ पे एग्रेसिव ना हो जाए, वायलेंट ना हो जाए, तब तक लोग उसको इलाज के लिए भेजते नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है। और जैसे जैसे मैंने जब काम शुरू किया था, तो मेरे पास जो नशे के जो लोग थे, वो 17-18 से ऊपर होते थे, 20-21 के ऊपर, 18 साल पहले की बात बताती हूँ। लेकिन आज की डेट में आप मान के चलिए 13-14 साल के बच्चे एडिक्शन के लिए, एडिक्शन है उनको, मतलब आप सोचो कि 9-10 साल की उम्र से वो शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट्स क्या है कि ये जितने भी स्लम में है, ये इन लोगों को क्या है कि वो लोग अपना कमाते हैं और अपने ही पैसे का नशा करते हैं, तो फैमिली दे डोंट बॉदर अबाउट दैट, कि भाई फैमिलीज को होता है कि हमसे थोड़ी कुछ ले रहा है। और फिर वो घर वालों को भी 10-20-30 रुपए 50 रुपए देते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा ना कर भी रहा है तो क्या हो गया, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हमारी जनरेशन खराब हो रही है मैम, इतना ज्यादा नशा है। जब मैंने काम शुरू किया था, तो उत्तम नगर से लेके और द्वारका मोड़ तक जहाँ पर मेरा सेंटर है, 3 या 4 जो थे वाइन शॉप थी। आज की डेट में 11 या 12 हैं। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी इतनी बढ़ती जा रही है, द पीपल डोंट थिंक अबाउट इट। हमें काफी कुछ जानकारी रेखा जी ने दी, और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं वो यू कैन पुट #live, और जो लोग हमें बाद में देखना वाले हैं यू कैन पुट #repost। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल @NNW3132, और we are there on LinkedIn, we are there on Facebook, you can join our Facebook group Change Makers Network, we are there on Instagram।